आज से हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संग्रह 2.1 जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल आपको क्या दिया है। पहला सवाल आपको दिया है नीचे दिए गए त्रिकों में से पाइथागोरस के त्रिक पहचानिए, कारण सहित लिखिए। आपको पहचानना है कि कौन से पाइथागोरस त्रिक है और कौन से पाइथागोरस त्रिक नहीं है। हमने बेसिक लेक्चर में देखा था कि यदि बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर आता है तो उसे हम कहते हैं पाइथागोरस के त्रिक। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, पहला सवाल क्या दिया है। पहला सवाल अभी हल करेंगे। पहला सवाल आपको दिया है 3, 5, 4। ठीक है, हमें यहां पर बताना है कि यह पाइथागोरस के त्रिक है या फिर नहीं। अगर सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर आता है तो क्या होगा बेटा? तो ये पाइथागोरस के त्रिक होंगे, वरना नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अभी इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आपको संख्या क्या दी है बेटा? 3, 5, 4। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5। तो 5 का वर्ग बराबर होना चाहिए 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, 5 का वर्ग कितना आएगा? 25 बराबर 3 का वर्ग कितना आएगा? 9 प्लस 4 का वर्ग 16। 25 बराबर 9 और 16 कितना होता है? 25। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यहां पर सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के योगफल के बराबर आ रहा है, इसीलिए ये जो संख्याएं हमें दी गई है यह है पाइथागोरस के त्रिक है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के, एक मिनट बेटा, योगफल के बराबर है। इसलिए 3, 5 तथा 4 यह पाइथागोरस के त्रिक है। और फाइनल आंसर में आपको लिखना है सेम। फाइनल आंसर आपको लिखना है 3, 5 तथा 4 यह पाइथागोरस के त्रिक है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या दिया है। दूसरा सवाल हमें दिया है बेटा, दूसरा सवाल क्या दिया है? 4, 9 और क्या है बेटा? 12। ठीक है, यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। तो यहां पर लिखेंगे 12 का वर्ग बराबर होना चाहिए 4 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। ठीक है, 12 का वर्ग होता है 144 बराबर 4 का वर्ग होता है बेटा 16 प्लस 9 का वर्ग 81। 144 बराबर 16 और 81, 16 प्लस 81 7 और ये 9 कितना आएगा? 97 आएगा। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके बेटा? राइट हैंड साइड के। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है, इसलिए 4, 9 तथा 12 यह पाइथागोरस के त्रिक नहीं है। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको लिखना है। यहां पर लिखोगे, यहां सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है, इसलिए 4, 9 तथा 12 यह पाइथागोरस के त्रिक नहीं है। ठीक है, और यही आपको फाइनल आंसर लिखना है। कोई डाउट है? चलो देखते हैं अभी तीसरा सवाल क्या दिया है।
तीसरा सवाल आपको क्या दिया बेटा? तीसरा सवाल आपको दिया है 5, 12 और 13। ठीक है, यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा? 13। तो 13 का वर्ग बराबर होना चाहिए 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। ठीक है, 13 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना होता है? 169 इज इक्वल्स टू 5 का वर्ग होगा 25 प्लस 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो 169 इज इक्वल्स टू 25 और 144 कितना होता है? 169 बराबर। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है बेटा? राइट हैंड साइड के सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसलिए 5, 12 और 13 यह पाइथागोरस के त्रिक है। समझ में आ रहा है? आपको लिखना है उसके बाद में क्या लिखोगे बेटा? यहां पर सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसलिए 5, 12 तथा 13 यह पाइथागोरस के त्रिक है। और यही आपका क्या होगा बेटा? फाइनल आंसर। समझ में आया किस तरह से सॉल्व किया? तो सबको क्लियर दिख रहा है? yes, sir। तो सभी लोग इसको फटाफट अभी नोट डाउन कर लो। yes, sir। तो हमारे 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं और 3 क्वेश्चंस बाकी है। तो देखिए चौथा सवाल आपको क्या दिया है? चौथा सवाल आपको दिया है 24, 70 और 74। यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी बेटा? 74। तो 74 का जो वर्ग है वो किसके बराबर होना चाहिए? 24 का वर्ग प्लस 70 का वर्ग। समझ में आया? yes, तो अगर हम लोग 74 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 5476। 5476। ठीक है, इज इक्वल्स टू अगर हम लोग 24 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा? 576 प्लस 70 का वर्ग निकालेंगे तो 4900 बराबर है। अच्छा ठीक है, अब देखिए बेटा 5476 इज इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस करेंगे 4900 प्लस 576, 0 और 6 6, 7 और 0 7, 9 और 5 14, हाथ से लगी एक और यहाँ पर आएगा 5, 5476। 5476 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है बेटा? राइट हैंड साइड। ठीक है, तो उसके बाद में आपको स्टेटमेंट लिखना है यहां पर सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसलिए ये जो 3 हमें संख्या दी गई है यह पाइथागोरस के त्रिक है। समझ में आ रहा है? कंप्लीट कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया बेटा? 5वां सवाल हमको दिया है 10, 24 और 27। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 27। तो 27 का वर्ग बराबर होना चाहिए 10 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। समझ में आ रहा है? यस सर। तो 27 का अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा? 729 बराबर 10 का वर्ग कितना होता है? 100 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है? 5476 नहीं आएगा बेटा, 576 आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान देना 24 का अगर हम लोग वर्ग निकालते हैं तो कितना आएगा बेटा? 576। कोई डाउट है? चलो ठीक है। 729 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 576 तो कितना आएगा? 676। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसलिए 10, 24 और 27 यह पाइथागोरस के त्रिक नहीं है। कोई डाउट है? नो सर। तो चलिए अभी अगला सवाल करते हैं। 6वां सवाल हमें दिया है 11,
60 और 61, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन है बेटा? 61। तो 61 का वर्ग बराबर होना चाहिए 11 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग। कोई डाउट है? 61 का अगर हम लोग वर्ग निकालते तो कितना आएगा बेटा? 3721 बराबर 11 का वर्ग होता है 121 प्लस 60 का वर्ग होता है 3600। 3721 बराबर दोनों को प्लस करोगे तो 3721 ही आएगा। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है बेटा? राइट हैंड साइड के। इसीलिए 11, 60 और 61 यह है पाइथागोरस के तरीक है। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको सॉल्व करना था और अगर बोर्ड में आया तो ये 1 मार्क्स के लिए आपको आएगा। समझ में आ रहा है? और इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है आकृति 2.17 में कोण MNP बराबर कितना दिया है? 90 अंश। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, आपको यहां पर त्रिभुज दिया है MNP। इस त्रिभुज के अंदर कोण MNP, यह कोण कितने अंश का है बेटा? 90 अंश का है। 90 अंश का है मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और उसके बाद में आपको दिया है रेख NQ लंब है रेख MP के ऊपर। उसके बाद में आपको दिया है रेख NQ, यह किसके ऊपर लंब है बेटा? MP के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद MQ का मान दिया है 9। MQ का मान कितना दिया है? 9, ठीक है। और QP का मान कितना दिया है? 4। QP का मान कितना दिया है? 4। और किसका मान हमें ज्ञात करना है? NQ का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यहां पर हमें NQ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमने एक प्रमेय किया था जिसका नाम है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। उस प्रमेय में हमने सीखा था समकोण त्रिभुज में अगर हम शीर्ष बिंदु से अगर लंब रेखाखंड डालेंगे किसके ऊपर बेटा? कर्ण के ऊपर, तो वो जो लंब रेखाखंड होगा वह कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का क्या होगा? ज्यामितीय माध्य होगा। इसका मतलब यह है कि NQ का वर्ग, NQ का वर्ग, NQ का वर्ग किसके बराबर होगा? MQ गुणे QP, MQ गुणे QP। कोई डाउट है? हमने किया था ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, ठीक है। अगर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के ऊपर अगर हम लोग लंब डालेंगे तो वो जो लंब हम लोग डालेंगे वो क्या होगा बेटा? ज्यामितीय माध्य होगा। किसके ज्यामितीय माध्य होगा बेटा? इन दोनों का ज्यामितीय माध्य होगा। समझ में आया? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इसका हल, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं। त्रिभुज MNP में कोण MNP बराबर कितना दिया है बेटा? 90 अंश दिया है। तथा रेख NQ लंब है, किसके ऊपर लंब है बेटा? रेख MP के ऊपर। ये मुझे कहां से मिला? ये मुझे दत्त से मिला। कहां से मिला बेटा? दत्त से। कोई डाउट है? यहां पर हमें NQ का मान ज्ञात करना है और इन दोनों का मान हमें दिया गया है। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा? NQ का वर्ग बराबर हो जाएगा MQ गुणे QP। कोई डाउट है? उसके बाद हमें सिर्फ मान रखना है, NQ का मान हमें ज्ञात करना है। तो NQ का वर्ग बराबर MQ का मान कितना दिया है? 9 गुणे QP का मान कितना दिया है? 4। NQ का वर्ग बराबर 9 चौक कितना होता है बेटा? 36। वर्ग हमें चाहिए क्या? नहीं। दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर। कोई डाउट है? अब यहां पर देखिए बेटा, वर्गमूल करेंगे तो ये वर्ग क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो NQ बराबर
36 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 6 होता है। ठीक है, और यही हमें क्या करना था बेटा? ज्ञात करना था। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर आपको लिखना है आंसर एन क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 6, और सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है बेटा? इकाई। कोई डाउट है? यह एन क्यू का मान हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है आकृति 2.18 में कोण QPR बराबर कितना दिया है? 90 अंश। यहां पर देखिए कोण QPR, यह कोण कितने अंश का दिया है बेटा? 90 अंश का दिया है। मतलब ये जो त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज है। कोई डाउट है बेटा? और जो कोण 90 अंश का होता है उसकी सम्मुख भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। और कर्ण के ऊपर यहां पर एक लंब डाला गया है। ठीक है, और आगे देखिए क्या दिया है? रेख PM लंब है। किसके ऊपर लंब है बेटा? QR के ऊपर। ये जो PM है ये किसके ऊपर लंब है बेटा? QR के ऊपर। कोई डाउट है? चलो, उसके बाद क्या दिया बेटा? और QMR, यह क्या है बेटा? एक रेखी है। Q डैश M डैश R, मतलब ये तीनों क्या है बेटा? एक रेखी है। Q डैश M डैश R। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया है? PM का मान कितना दिया है? 10। ठीक है, यहां पर आपको PM का मान दिया है 10, PM का मान कितना दिया है? 10, और QM का मान कितना दिया है? 8। QM का मान कितना दिया है? 8। ठीक है, और QR का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। QR का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर भी ज्यामितीय माध्य का प्रमेय यूज होगा। अब देखियो, जब हम लोग ज्यामितीय माध्य प्रमेय का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? PM का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? QM, और गुणे में क्या हो जाएगा? MR। तो यहां से हमें किसका मान मिलेगा बेटा? यहां से हमें MR का मान मिलेगा। किसका मिलेगा? MR का। MR का मान मिलेगा। फिर इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो किसका मान मिलेगा? QR का। कोई डाउट है? क्योंकि हमने ज्यामितीय माध्य के प्रमेय में सीखा था समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण के ऊपर अगर हम लोग क्या डालेंगे बेटा? लंब डालेंगे, तो वो जो लंब होता है कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का क्या होता है? ज्यामितीय माध्य होता है। कोई डाउट है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसको हल करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज QPR में कोण QPR बराबर कितना दिया है? 90 अंश, तथा कोण क्या चालू है? तथा रेख PM लंब है रेख QR के ऊपर। ये मुझे कहां से मिला बेटा? दत्त से। कहां से मिला? दत्त से। आपको दिया है। तो इसलिए ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए। ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से क्या हो जाएगा? PM का वर्ग बराबर हो जाएगा QM गुणे में क्या हो जाएगा बेटा? गुणे में क्या हो जाएगा? MR। कोई डाउट है? ठीक है, अब देखिए मान रख दो। PM का मान कितना दिया है? 10, तो 10 का वर्ग बराबर हो जाएगा QM का मान कितना दिया है? 8, गुणे में MR का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। 10 का वर्ग कितना होता है बेटा? 100 बराबर 8 गुणे MR। ठीक है, यहां पर 8 गुणे में इधर गया तो क्या हो जाएगा बेटा? बट्टे में हो जाएगा। 100/8 बराबर क्या हो जाएगा? MR। कोई डाउट है? चलो इसको कट करते बेटा। अभी 2 से कट हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, और यहां पर 0 आएगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करते बेटा। MR का मान कितना है बेटा? 50 बट्टे में कितना है? 4। वापस ये किससे कट होगा बेटा? 2 से। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। तो यहां पर MR बराबर कितना है बेटा? 25/2।
कोई डाउट है? तो और इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो एम आर का मान आ जाएगा बेटा 12.5। कोई डाउट है? चलो अब आगे सोल्व करते हैं। मतलब यहां पर हमें एम आर का मान कितना मिला है बेटा? 12.5, ठीक है। हमें एम आर का मान नहीं चाहिए था, हमें किसका मान चाहिए बेटा? क्यू आर का। अब तुमको पता है कि सिंस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? क्यू एम, और प्लस में क्या लिखोगे? एम आर। क्यू एम और एम आर को जब हम लोग प्लस करेंगे तो किसका मान मिलेगा? क्यू आर का मान मिलेगा, समझा? तो यहां पर लिखेंगे क्यू आर बराबर, क्यू एम का मान कितना है? 8 प्लस एम आर का मान कितना है? 12.5। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 12.5, ठीक है, और प्लस करेंगे 8 को तो 20.5 आएगा। और कुछ भी नहीं, मतलब क्या लिखोगे? इकाई। कोई डाउट है? नो सर। और यही आपको ज्ञात करना था। फाइनल आंसर आप लिखोगे क्यू आर बराबर 20.5 इकाई, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। समझ में आ रहा है बेटा? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है आकृति 2.19 में त्रिभुज PSR में दी गई जानकारी के आधार पर RP और PS का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर जो आकृति में आपको जानकारी दी गई है उसके हिसाब से आपको RP का मान ज्ञात करना है और किसका मान ज्ञात करना है बेटा? PS का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां पर आकृति को ध्यान से देखो। आकृति में आपको क्या दिया बेटा? त्रिभुज PSR में कोण S कितना है बेटा? 90 अंश है, ठीक है। और कोण P कितना है बेटा? 30 अंश है। ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा बेटा? 60 अंश होगा, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो यहां पर देखो 30 और 90 120, 120 और 60 कितना होता है? 180 होता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसको हल करेंगे। त्रिभुज PSR में कोण P बराबर 30 अंश है और कोण S बराबर कितना है बेटा? 90 अंश। ये मुझे कहां से पता चला बेटा? आकृति से। कहां से पता चला? आकृति से। आकृति से लिख सकते हो या तो आप लिख सकते हो बेटा दत्त से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे कोण R बराबर कितना हो जाएगा? कोण R बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 60 अंश। यहां पर लिखोगे शेष कोण। शेष कोण किसका शेष कोण है बेटा? त्रिभुज का, ठीक है। इसलिए इसका माप कितना होगा बेटा? 60 अंश होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज का शेष कोण, और तीनों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज PSR यह 30, 60, 90 माप वाला त्रिभुज है। तो इसलिए इस त्रिभुज में 30, 60, 90 माप वाले त्रिभुज का क्या होगा? गुणधर्म यूज होगा, ठीक है। अब यहां पर हमें किसका मान दिया? जरा ध्यान से देखो। हमें मान यहां पर किसका दिया बेटा? SR का मान दिया है। और हमें किसका मान ज्ञात करना है? एक तो RP का मान ज्ञात करना है और एक किसका मान ज्ञात करना है बेटा? SP का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और आपको पता है कि जो 90 अंश होता है उसकी सम्मुख भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है। तो यहां पर हमें मान किसका दिया है? हमें मान दिया है 30 अंश की सम्मुख भुजा का। किसका मान दिया है? 30 अंश की सम्मुख भुजा का। 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की क्या होती है बेटा? आधी होती है। तो यहां से हमें किसका मान मिलेगा? RP का। किसका मान मिलेगा? RP का, ठीक है। कर्ण का मान मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे? SP का। अब ये जो SP है यह किसकी सम्मुख भुजा है बेटा? कोण 60 अंश की सम्मुख भुजा है। कोण 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण के करनी में 3/2 गुना होती है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे SR बराबर 1/2 गुणे
कर्ण का नाम क्या है बेटा? आरपी। आरपी। ये जो एस आर है वह है क्या है बेटा? 30 अंश की सम्मुख भुजा है। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण के कितना गुना होती है? 1/2 गुना होती है। कोई डाउट है? और यहां पर हम लोग लिखेंगे 30 अंश की सम्मुख भुजा। कोई डाउट है? अब यहां पर हमें किसका मान दिया बेटा? एस आर का मान दिया है। एस आर का मान कितना है? 6। तो यहां पे लिखेंगे 6 बराबर 1/2 गुणे आरपी। ठीक है, यहां पर बट्टे में 2 है, यहां पर गए तो क्या हो जाएगा? गुणे में। तो 6 गुणे 2 बराबर 1 का गुणा आरपी में करेंगे तो क्या आएगा बेटा? आरपी आएगा। 6 दूनी कितना होता है? 12। तो यहां पर आरपी बराबर कितना हो जाएगा? 12। सेंटीमीटर वगैरह कुछ है क्या? नहीं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? इकाई। कोई डाउट है? चलो अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना है? इसके बाद हमें एस पी का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर ये जो एस पी है वह 60 अंश की क्या है बेटा? सम्मुख भुजा। 60 अंश की सम्मुख भुजा कौन है बेटा? एस पी। 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण के कितना गुना होती है? कर्णी में 3/2 गुना होती है। पता है ना बेटा? तो यहां पर लिखेंगे एस पी पॉइंट नंबर 2, और एक काम करो बेटा, इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, एस पी बराबर कर्ण के, कर्ण में यहां पर क्या है बेटा? आरपी। आरपी के कितना गुना होगी बेटा? कर्णी में 3/2 गुना। तुम इसको अच्छे से लिख देता हूं बेटा। एस पी बराबर कर्णी में 3/2 गुना किसके बेटा? कर्ण के। कर्ण क्या है? आर पी। और यहां पर लिख दीजिए बेटा, ये जो एस पी है यह क्या है बेटा? 60 अंश की सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा है। कोई डाउट है? तो एस पी का मान हमें ज्ञात करना है बराबर कर्णी में 3/2 गुना आरपी का मान हमें कितना मिला है? 12। तो यहां पर लिखेंगे 12। ठीक है, उसके बाद 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो एस पी बराबर 6 का गुणा करेंगे कर्णी में 3 में, तो 6 कर्णी में 3, और यहां पर लिखेंगे इकाई। तो यहां पर एस पी का मान हमें कितना मिला? 6 कर्णी में 3 इकाई। और फाइनल आंसर आपको लिखना है। फाइनल आंसर आपको लिखना है आर पी बराबर 12 इकाई और एस पी बराबर कितना होगा? 6 करनी में 3 इकाई। कोई डाउट है? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है आकृति 2.20 में दी गई जानकारी के आधार पर ए बी और बी सी का मान ज्ञात करने के लिए नीचे दी गई कृति क्या कीजिए बेटा? पूर्ण कीजिए। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ए बी किसके बराबर है बेटा? बी सी के। ठीक है, तो यहां पर ए बी बराबर है बी सी के, यह हमें कहां से पता चला? दत्त से। ठीक है, और यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ए बी बराबर है बी सी के, और ये जो कोण है ये कितना है बेटा? 90 अंश है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये 45 अंश का होगा और ये भी कितना होगा बेटा? 45 अंश का। ठीक है, 45 अंश की सम्मुख भुजा और 45 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण के कितना गुना होती है? 1/कर्णी में 2 गुना। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ए बी, यहां पर ये जो ए बी है वह 45 अंश की सम्मुख भुजा है और बी सी 45 अंश की क्या है बेटा? सम्मुख भुजा। यह दोनों भुजाएं कर्ण के कितना गुना होगी? 1/कर्णी में 2 गुना। तो यहां पर लिखेंगे, और हाँ यहां पर देखिए कोण बी ए सी, कोण बी ए सी ये कितना अंश होगा बेटा? 45 अंश। तो यहां पर लिखेंगे 45 अंश। कोई डाउट है? नो सर। अब यहां पर देखिए ए बी और बी सी कर्ण के कितना गुना होगी बेटा? 1/कर्णी में 2 गुना। कोई डाउट है? नो सर। AC का मान हमें कितना दिया है? AC का मान हमें दिया है बेटा कर्णी में 8। तो यहां पर देखिए AC का मान लिखा है कर्णी में 8, और यहां पर एज इट इज लिख दो 1/कर्णी में 2। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको कर्णी में 8 लिखा है, इसको बाहर निकालते हैं, इसका फैक्टर निकालो, खंड ज्ञात करो। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसको मैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकता हूं। अब देखो 2 का जोड़ी बन गया, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? कर्णी में 2। कोई डाउट है? तो यहां पर देखो इसलिए ये लिखा है। समझ में आया?
करनी में 8 को अगर आप हल करोगे तो कितना आएगा, 2 करनी में 2, और यहां पर लिखोगे 1 बट्टे करनी में 2, ठीक है। उसके बाद करनी में 2 और करनी में 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, 2 एकम 2, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ए बी का मान भी कितना आएगा, 2, और बी सी का मान भी कितना आएगा, 2। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो।